लगातार बात कर रहे हैं पहला चरण रणभीषण में। जिस तरह से आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान चल रहा है, 1 घंटे का समय अभी भी शेष बचा हुआ है और प्रतिशत 3 बजे तक जो निकलकर सामने आए थे उत्तर प्रदेश में। और इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इलेक्शन ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक 47.44% मतदान, उत्तराखंड में 3 बजे तक 45.62% मतदान, बिहार में 3 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 39.3%, वहीं नवादा में 3 बजे तक 37.77% मतदान हुआ। बिहार के नवादा में 37% तक मतदान, औरंगाबाद में 3 बजे तक 42.20% मतदान निकलकर सामने आया है। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा मतदान त्रिपुरा में देखने को मिला है, 68% तक मतदान 3 बजे तक का यह आंकड़ा आपको बता रहे हैं, आप तक पेश कर रहे हैं। और उसके बाद 3 बजे के बाद 2 घंटे का समय बीत चुका है। ताजा आंकड़े अब से कुछ ही देर में आपके सामने हम लाएंगे। उत्तराखंड में 3 बजे तक, बिहार में 3 बजे तक 40% से अधिक मतदान देखने को मिला है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बिहार, अलग अलग राज्यों में प्रतिशत अलग अलग है। राजस्थान में मतदान कम देखने को मिला है, लेकिन त्रिपुरा सीट पर अभी तक त्रिपुरा की अलग अलग सीटों पर 68% मतदान देखने को मिला है। तो ये मतदान के प्रतिशत को लेकर जानकारी और इसके साथ ही साथ अलग अलग सीटों पर तो मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, कूच बिहार, ये तमाम ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की सीटों में प्रतिशत निकल के सामने आ रहा है। लेकिन 1 घंटे का समय अभी मतदान को लेकर और बचा है। और पिछले वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ज्यादातर सीटों पर, यानी कि पहले चरण में जो सीटों पर मतदान हुआ था उसमें ज्यादातर सीटों पर 65% से ऊपर मतदान देखने को मिला था। अब देखना यह है कि आज 6 बजे तक ये आंकड़ा पार होता है या नहीं। और इसी बीच बीजेपी नेता संगीत सोम का बयान सामने आ रहा है, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार फिर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को 400 पार करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है और भारत में 400 पार कर रहा है। क्या 400 में मुजफ्फरनगर शामिल है? 400 पार हैं, आप निश्चित समझिए 400 पार हैं। क्या मुजफ्फरनगर सीट इसी में शामिल है 400 पार? मैं तो मुजफ्फरनगर पे वोट देने आया हूँ भाई, मुजफ्फरनगर पे वोट दे रहा हूँ ना। जो लोग नाराज थे उनकी नाराजगी दूर हो गई। मुझे लगता है सबकी नाराजगी दूर हो गई है। और नाराजगी, परिवार में नाराजगी होती रहती है, लेकिन नाराजगी है तो परिवार में ही दूर भी करेगी। आपका क्या संदेश गया लोगों को? मेरा लोगों को संदेश है कि हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और काम कर रहे हैं। तो ये आपने सुना संगीत सोम का बयान। और इसके बाद 6 राज्यों के सीएम का भी बयान सामने आ रहा है। तो अलग अलग राज्यों के सीएम क्या कह रहे हैं मतदान को लेकर, आपको सुनाते हैं। सबसे अपील करता हूं कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा आपने जलपान किया है आपके सामने ही। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है, उसको और मजबूती देनी है। सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। देखिए, मैं बिहार की आम जनता और 4 लोकसभा में जो चुनाव हो रहे हैं, इसके लिए विशेष तौर पर सभी मतदाता भाइयों से आग्रह भी करना चाहता हूं। देश में सिर्फ विकास, विकास और विकास पर मतदान कीजिए। और नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में विकास किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, इसलिए आम लोगों को सभी जाति धर्म से उठकर अपना मतदान मोदी जी के पक्ष में करना चाहिए। जैसे आज आप देख सकते हैं कि आज फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आज फर्स्ट फेज का पोलिंग चल रहा है। और अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जो हमारा असेंबली, विधानसभा हो या लोकसभा, आज एक ही फेज में पूरे स्टेट राज्य में पूरा वोटिंग हो रहा है। और जिस प्रकार से अच्छी तादाद में लोग अपना डेमोक्रेटिक राइट्स को यहाँ एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं, तो इस बार मैं उम्मीद करेंगे कि पिछले जो लास्ट 5 इयर्स पहले 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, उससे भी कहीं गुना आगे मतदान इस बार पार्टिसिपेशन लोग करेंगे। इलेक्शन कमीशन का तरफ से भी काफी अवेयरनेस लोगों को दिया गया है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए से भी लोगों को काफी अवेयरनेस दिया गया है। आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से
ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा और हमारा जो मतदान है वो मतदान इस देश की मजबूती और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मतदान अपना कर्तव्य है, मतदान अपना अधिकार है, 100% मतदान होना चाहिए। इसलिए आज पहला काम मैंने मतदान का किया। देखो, हम आज बहुत खुश हैं कि 140 करोड़ का जो बड़ा भारत का जो आज पहला फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है, इसी में मोदी जी को थर्ड टर्म को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। उसी में मेरे को वोट देने का मौका मिला है आज, और हम ये मणिपुर का सभी भाइयों बहनों को मैं अपील करना चाहता हूं कि भाजपा का सरकार और मोदी जी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए दोनों को दोनों सीट भाजपा के अलायंस और इनर में 23 बसंता और आउटर में 3 जिमिक एनपीओ को दोनों को वोट देके मोदी जी को ताकत करना और मोदी जी को फिर तीसरा बार प्राइम मिनिस्टर बनाना अपने काम है और सबको बहुत। और इसके बाद रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा प्रत्याशी मौलाना नदवी ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस प्रशासन पर नदवी ने लगाए गंभीर आरोप। रामपुर से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग में रामपुर से बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी मौलाना नदवी ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस प्रशासन पर नदवी ने लगाए गंभीर आरोप। रजा डिग्री कॉलेज के बूथ पर लापरवाही के आरोप, रजा डिग्री कॉलेज के बूथ पर लापरवाही के आरोप, पुलिस ने नहीं डालने दिया वोटरों को वोट। नदवी का ये कहना है, नदवी का ये बयान सामने आया है। सपा प्रत्याशी नदवी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या हम नागरिकता छोड़ दें, देश छोड़ दें? तो साफ तौर पर यहां पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। रामपुर से इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, इन सभी जगह से समाजवादी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं। कहीं बूथ कैप्चरिंग की बात की जा रही है तो कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना नदवी ने साफ तौर पर बूथ पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि पुलिस नहीं डालने दे रही है वोट। साथ ही साथ ये सवाल भी और कटाक्ष भी किया है कि क्या नागरिकता छोड़ दें और देश छोड़ दें। तो जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 8 मतदान और 3 सीटों पर पहले ही इस तरह की घटनाओं की खबर निकलकर सामने आ चुकी है। अब देखना यह है कि क्या कुछ सत्ता पक्ष की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है, पुलिस प्रशासन पर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और इसी खबर पर हमारे साथ रामपुर से संवाददाता सुरेश दिवाकर लाइव जुड़ चुके हैं। जी सुरेश, जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही, सपा प्रत्याशी मौलाना नदवी ने आरोप लगाया है कि पुलिस उनके वोटर्स को वोट डालने नहीं दे रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जो सपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए। पुलिस पर इस तरह के आरोप लगाए कि पुलिस वोटरों को वोट डालने नहीं दे रही है। उनका कहना है कि पुलिस कई आइडिया चेक कर रही है, उसके बाद भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए काफी जो पुलिस पर गंभीर आरोप है वो यहाँ पर लगाते हुए मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी दिखाई दिए हैं। रामपुर के रजा डिग्री कॉलेज अचानक से मोहिबुल्लाह नदवी पहुंचे थे, जिसके बाद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा क्या हम नागरिकता छोड़ दें, क्या हमें अपने वोट देने का अधिकार नहीं है। आप समझिए, मोहिबुल्लाह नदवी की तरफ से ये गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ लगाए गए हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के बीच एक जो जंग है वो बहुत कड़ी देखने को मिल रही है। बहरहाल इस वक्त मैं टांडा के एक इंटर कॉलेज पर मौजूद हूँ। पहले ये इंटर कॉलेज की आप तस्वीरें देखिए, मॉडल इंटर कॉलेज बालक, ये विधानसभा स्वार का एक टांडा तहसील वहां का इंटर कॉलेज है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर हम ये दे रहे हैं कि जो 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत है वो 42.77 यानी कि 42.77%। 3 बजे तक का जो मतदान है वो दिखाई दे रहा है। और ये आप तस्वीरें देखिए, जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ अपनी
कड़ी सुरक्षा के बीच सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए खड़े हैं। सभी वोटरों को चेक किया जा रहा है और ये देखिए जो जवान है वो किस तरह से यहाँ पे गन लेके खड़े हैं। सभी को जो है वो बारीकी से चेक करने के बाद, आईडी चेक करने के बाद ही यहाँ से अंदर प्रवेश किया जा रहा है। बहरहाल शाम 6 बजे तक ये जो वोटिंग है वो यहाँ होना है। तो आप समझ सकते हैं 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत आया है वो निकलकर 42.77 आया है। बहरहाल समाजवादी पार्टी के जो आजम खान के जो कहा जाए आजमवादी लोग हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि आजम खान के जो चाहने वाले थे, उन्होंने इस तरह का कहा था कि अखिलेश यादव ने रामपुर में जो प्रत्याशी भेजा है मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी पैरासूट से भेजा है। क्या मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी इस सीट से आजम खान के, जिस तरह से आजम खान के चाहने वाले ने आरोप लगाया, क्या मौलाना इस सीट पे अपना साइकिल चलाएंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी के जो घनश्याम सिंह लोधी रामपुर की लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं, वो इस सीट पर कमल खिलाएंगे? जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की तरफ से आप बने रहिएगा हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी भी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। अनिल जी, जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, मौलाना नदवी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि पुलिस उनके वोटर्स को वोट नहीं डालने दे रही है, कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाया जा रहा है। और ये तीसरी घटना उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस तरह की शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, बेशक इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। इसके पहले अभी इकरा हसन ने भी प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, चाहे वो मुरादाबाद हो या फिर सहारनपुर हो। अब रामपुर से ये बड़ी घटना सामने आई है जहां पर सपा प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जब हमें वोटिंग का अधिकार नहीं है तो क्या फिर हम नागरिकता छोड़ दें। इस तरह से उन्होंने तगड़ा तंज कसा है प्रशासन के ऊपर। एक बेहद गंभीर आरोप है। काफी उठापटक चल रही है वोटिंग को लेकर के रामपुर में, और खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में इस तरह की तमाम शिकायतें जो है वो सपा प्रत्याशी की तरफ से की जा रही हैं। जी बिल्कुल अनिल, तो जिस तरह एक तरफ शिकायतें की जा रही हैं, दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से लगातार यदि सत्ता पक्ष की तरफ से बात करें तो वो सीधे चुनाव आयोग की तरफ गेंद डालते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि समीकरण बदल रहे हैं, हार जीत का अंतर या कहीं ना कहीं नतीजे साफ नजर आ रहे हैं? क्या वजह है जो इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं? और आरोप सामने आ रहे हैं तो चुनाव आयोग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, देखिए, ये कहीं ना कहीं एक हताफा का भी प्रतीक हो सकता है। जिस तरह से रामपुर में मोहिबुल्लाह नदवी का जो एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें मुस्लिम महिलाओं के बीच खड़े हुए हैं और उनकी साफ खिलखिलाहट हुई है, उनके चेहरे पर झलक रही है। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग डरिए मत, अपनी बातें खुल के करिए। और एक वीडियो में वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हमें वोटिंग का अधिकार नहीं है तो क्या हम देश की नागरिकता छोड़ दें। तो एक तरफ से ये भी हो सकता है कि अंतिम दौर में ये पापा फेंका गया हो, क्योंकि सियासत में सब क्या हो जाए, कौन सा दांव कौन खेल दे, ये समझा नहीं जा सकता है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन फिर भी सपा प्रत्याशियों की तरफ से लगातार चुनाव आयोग को शिकायतें की जा रही हैं। कैराना में इकरा हसन की तरफ से भी इस तरह की शिकायतें आई हैं। वहीं मुरादाबाद में भी सपा प्रत्याशी ने इस तरह की शिकायतें की हैं। सहारनपुर में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से भी इस तरह की शिकायत करते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। जी बिल्कुल अनिल जी, बने रहिएगा। सुरेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेश, जिस तरह से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, मौलाना नदवी की शिकायत के बाद में क्या अभी तक इस पर कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि जिस तरह से शिकायत की है, क्या पुलिस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? अब वोटर्स जा पा रहे हैं वोट डालने के लिए या नहीं? देखिए, वोटर तो जो है वो लगातार सुबह 7 बजे से अपने घरों से निकलने के बाद वोट करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि समय 5:22 का समय हो चुका है। 7 बजे से वोटिंग थी। जिस बूथ पर शिकायत की गई थी उस बूथ के ताजा हालात की बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, जिस बूथ की राष्ट्रीय वो जो कन्या इंटर कॉलेज था, वहाँ की जो डिग्री कॉलेज था, माफ कीजिएगा, डिग्री कॉलेज की जो तस्वीरें मौलाना ने ये बात कही है कि हमें वोट डालने का अधिकार भी नहीं है, हमें वोट डालने का अधिकार हमारा छीन लिया जाएगा क्या, हम नागरिकता छोड़ दें। ये आरोप मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी की तरफ से लगाए गए थे। रामपुर का जो आजम खान का कभी बूथ हुआ करता था, जिस बूथ पर आजम खान वोट किया करते थे, डिग्री कॉलेज,
वो वहां की तस्वीरें थी। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े किए। हालांकि जो जिले के अफसर थे वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल की। उसके बाद जो वोटर्स थे सामान्य तरीके से जो पुलिस की जो कड़ी निगरानी के बीच वोटर्स थे उन्हें वोट डालने के लिए पहुंचाया जा रहा था और चेक करने के बाद सभी वोटरों को अंदर जाने दिया जा रहा था। लेकिन अचानक से मोहिबुल्लाह नदवी की तरफ से यह आरोप लगाना बहुत बड़ी बात है। बहरहाल जो अभी तक की स्थिति है वो रामपुर में सभी पूरे जिले में सामान्य बनी है और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। आपको ये अपने दर्शकों को हम बता दें कि आप समझिए 130 कैमरे हैं जो प्रशासन की तरफ से लगवाए गए हैं। 130 कैमरों के द्वारा जिले भर में जो पोलिंग स्टेशन है उन पर निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही जिलों में 194 माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, उनकी तैनाती की गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें हम पैरामिलिट्री फोर्स और CIS जो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ PSC के जो जवान है 31 कंपनी जवान लगाए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो सके। इसके लिए ये लगाए गए ये जवान, देखिए आप तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि सुरक्षा के किस तरह से इंतजामात हैं। ये एक तस्वीर सामने आप देख रहे हैं कि चश्मा, ब्लैक चश्मा लगा था मैंडो साहब का और यहाँ पर अपनी सुरक्षा में बाकायदा खड़े हैं। आप समझिए कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरह की होगी इनके हालात देख के, यानी कि जो चाक चौबंद व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की तरफ से एकदम सख्त है और कड़ी जो लोग हैं वो सुरक्षा के बीच अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। शाम 6 बजे तक यहाँ ये मतदान की जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है। बहरहाल शाम 6 बजे तक जो मतदान की प्रतिशत है वो कितनी रहेगी ये देखने वाला समय रहेगा। लेकिन रामपुर में जो अभी हालात है वो बहुत पूरी तरह से सामान्य बने हैं और वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। हालांकि दोपहरी में गर्मी का समय होता है, वोटर्स अपने घरों से कम निकल रहे थे, लेकिन जैसे गर्मी का मौसम खत्म हुआ और अब ठंड की ओर बढ़ा तो वोटरों का जो लाइन थी वो और भी अंदर लगनी चालू हो गई है और वोटर अपने घरों से निकलने के बाद अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा और इसी के साथ हमारे साथ कुलदीप मलिक जी भी समाज सेवी बने हुए हैं। जी कुलदीप जी, जिस तरह की खबरें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं, प्रतिशत को लेकर तो हम बातचीत कर ही रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से शिकायतें की गई हैं। पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से शिकायत है। तो क्या इस बात की ओर ये इशारा कर रहे हैं कि जिस राज्य में जिसकी सरकार है उसके खिलाफ ये शिकायत आ रही है, क्या ये किसी तरह का इशारा समझा जाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा। और जिस तरीके से जो वोटिंग का परसेंटेज है वो डाउन है, ये भी अपने आप में एक सोचनीय विषय है कि भाई ये डाउन क्यों हो रहा। कहीं ना कहीं हमें इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा और ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत घातक है। लोकतंत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हो, सरकार तो जो है 100% जो है मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक करती रहती है, लेकिन वो मतदान बढ़ने के बजाय आज अगर कम हो रहा, और खास तौर से उत्तर प्रदेश की आप बात करो, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा, वहां पे तो ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय है और सरकार को भी सोचना चाहिए और देश के जो जागरूक लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर सोचने वाली बात तो है ही। हमारे साथ अनिल पाठक जी भी लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, जिस तरह से कुलदीप जी का कहना है कि सोचने वाली बात तो है ही, मतदान प्रतिशत तो गिर ही रहा है, लेकिन खबरें जिस तरह की आ रही है, खासतौर से समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें और उनके समर्थकों की, पदाधिकारियों की बात करें तो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5-5 सीटों पर अब शिकायतें सामने आ चुकी हैं। क्या लगता है आपको, किस तरफ ये इशारा कर रही हैं शिकायतें? क्या वाकई में कुछ किया जा रहा है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, या महज शिकायतें हैं? हरियाणा में जिस तरह से इकरा हसन की शिकायत थी कि मुस्लिम महिलाओं को काफी चेकिंग की जा रही है, बुर्का उठा करके उनको चेक किया जा रहा है, तो आमतौर पे ये देखिए फर्जी वोटिंग की भी अक्सर शिकायतें आती रहती हैं। इस तरह की अगर जांच पड़ताल चल रही है तो ये भी कोई बहुत गंभीर विषय नहीं है। अगर किसी वोटर का अगर पहचान की जा रही है तो उस प्रोसेस का एक व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद अब जो रामपुर से आया है वो एक नया एंगल है। सपा कैंडिडेट मोहिबुल्लाह नदवी ने जिस तरह का आरोप लगाया है वो काफी गंभीर है। हालांकि एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें मोहिबुल्लाह नदवी जो है वो एक चुनाव अधिकारी से कंप्लेन कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी जो है उनको आश्वासन दे रहे हैं कि हमें बस थोड़ा सा आप वक्त दीजिए, हम जितनी प्रॉब्लम है उसको पार्ट आउट करते हैं। इस तरह की बात जो है वहाँ के प्रशासन द्वारा भी कही गई है, वीडियो भी वायरल हुआ है। अब इतनी सच्चाई है मोहिबुल्लाह नदवी के आरोप में, ये जांच पड़ताल का विषय है। हालांकि सपा कैंडिडेट की तरफ से चुनाव आयोग को भी शिकायत करने की बात कही जा रही है। इसी तरह की शिकायतें जो है वो मुरादाबाद और
सहारनपुर से भी आई हैं। तो एक आरोप प्रत्यारोप पर दौर चल रहा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रामपुर में तमाम कोशिशों के बावजूद मतदान प्रतिशत जो है वो सामने नहीं आ रहा है जिसकी उम्मीद थी। मतदान प्रतिशत काफी नीचे स्तर पर है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला जो परिणाम आ रहा है वो देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से एक हो सकती है कि जैसा कहा जाता है कि अगर मतदान प्रतिशत अधिक है तो वो कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ वोटिंग हो रही है, और मतदान प्रतिशत का ना बढ़ना भी विपक्ष को जो है वो कमजोर करता है और एक मनोबल पर विपरीत असर डालता है। जी, हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक जी भी बने हुए हैं। कुलदीप मलिक जी, हंसी आपके चेहरे पर तैर गई, क्या लग रहा है आपको? जी नहीं, मैं एक्चुअली जो अनिल जी बात कह रहे थे कि अगर मतदान का प्रतिशत कम होता है तो वो कहीं ना कहीं सत्ता के पक्ष में जाता है। मैं इस बात से बिल्कुल जो है इत्तेफाक नहीं रखता। मैं आपको बताऊं, इस देश के अंदर जो मतदान डालने वाले लोग हैं, जो कैटेगरी है वो 4 कैटेगरी है। इस देश में किसान मतदान कर रहा, इस देश में युवा मतदान कर रहा, इस देश में कर्मचारी मतदान कर रहे और इस देश में व्यापारी मतदान कर रहे। अगर मैं एक एक तबके की बात करूं, एक एक कैटेगरी की बात करूं, आज हर कैटेगरी के लोग कहीं ना कहीं सत्ता से नाराज है। आप किसान की बात करो, आप किसान आंदोलन देश ने देखा, 750 किसानों की शहादत गई, तो किसान कहीं ना कहीं सत्ता से नाराज, वे एमएसपी की मांग को लेकर नाराज। इसके बाद आप युवाओं की बात करो, जिस तरीके से देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, युवा जब एग्जाम देने जाते हैं उनके पेपर लीक होते हैं, ये हमने भी देखा, आपने भी देखा, तो देश में युवा भी नाराज। इसके बाद आप जो है कर्मचारियों की बात करो, मैं आपको बताऊं इस देश में कुछ कर्मचारी सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले हैं, कुछ प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले हैं। जो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनकी नाराजगी भी आप समय समय पर देख रहे होंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किस तरीके का संघर्ष वे कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको यह बात समझ आ रही कि जो सत्ता के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वो तो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे और उन्हें कहीं ना कहीं नई पेंशन स्कीम का जो है झुंझुना थमा दिया गया, तो इनसे कर्मचारी भी नाराज। जहां तक मैं व्यापारियों की बात कर रहा, इनसे मध्यम वर्गीय और छोटे व्यापारी, आप बड़े व्यापारी को भूल जाओ, चूंकि बड़े व्यापारी तो जो है इनका गुणगान कर रहे, चूंकि उनको फायदा हो रहा, लेकिन छोटे व्यापारी और मध्यम व्यापारी भी इनसे नाराज है। कुलदीप मलिक जी, 4 वर्गों का आपने यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन एक वर्ग आपसे छूट गया, उस पर जिक्र हम करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ सुरेश जी बने हुए थे। सुरेश जी, बहुत धन्यवाद आपका भी, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जिस तरह से रामपुर सीट पर शिकायत की खबर आई थी और उसके बाद इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड की 4 सीटों पर वोटिंग हुई खत्म। इलेक्शन को लेकर अहम जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग। उत्तराखंड की 4 सीटों पर वोटिंग खत्म। उत्तराखंड में 3 बजे तक 45.62% हुआ मतदान। हरिद्वार में 3 बजे तक 49.62% मतदान। अल्मोड़ा की बात की जाए तो अल्मोड़ा में 3 बजे तक 38.43% मतदान देखा गया है। पौड़ी में 3 बजे तक 36.60% मतदान, तो वहीं टिहरी में 44.05% मतदान। नैनीताल सीट की बात करें तो नैनीताल में 3 बजे तक 49.94% मतदान देखने को मिला है। 4 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो 3 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत आप देख पा रहे हैं, 50% टच नहीं कर पाया है। उत्तराखंड की 4 सीटों को लेकर ताजा जानकारी हम बता रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर कुलदीप, सबसे पहले प्रतिशत को लेकर हम बातचीत कर लेते हैं। उत्तराखंड में 4 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है। 50 का जो आंकड़ा है वो किसी भी सीट पर छुआ नहीं है। जी, ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और मैडम, अगर हम इस पे ये सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा, मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वोटर है वो वोटर कहीं ना कहीं अंधभक्ति में जो है तब्दील हो रही है हर कैटेगरी के अंदर। अब वे वोटर इनसे नाराज भी है, वे न वोट तो देना चाह, लेकिन जिस तरीके की नीति भारतीय जनता पार्टी की है वो कहीं ना कहीं इन्हीं वोटरों के खिलाफ जा रही। तो बहुत सारे वोटर, खास तौर से जिन्हें मैं अंधभक्तों की कैटेगरी में लेकर चल रहा, वे या तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने के लिए जाएंगे, तो उन्होंने ऐसा उचित समझा कि हम कहीं मतदान करने के लिए जाएंगे नहीं, और चूंकि वे मतदान करने के लिए नहीं गए, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। मैं लौट के आऊंगी। हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। जी तुषार, वोटिंग खत्म हो चुकी है, 5 बजे का समय हो चुका है, और ऐसे में 5 सीटों पर जिस तरह से वोटिंग खत्म हुई है, क्या कुछ ताजा जानकारी दे रहे हैं आप?
देखिए, उत्तराखंड की बात की जाए तो पहले चरण में ही जो 5 लोकसभा सीट है उनके मतदान होने थे। और अगर मैं बात करूं, मैं फ़िलहाल जो टिहरी लोकसभा सीट है उसकी डिफेंस कॉलोनी में यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो हरिद्वार के प्रत्याशी हैं भाजपा से, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी यहाँ पर वोट डाला था। और आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर मैं ले जाना चाहूँगा कि जो ईवीएम है उसे अब सील पैक किया जा रहा है, सील किया जाएगा। उसके बाद इसे स्ट्रॉन्ग रूम लिया जाएगा और स्ट्रॉन्ग रूम जहाँ जहाँ बने हुए हैं, जो अलग अलग मुख्यालय हैं, वहाँ पर जो 11,729 जो ईवीएम लगाए गए हैं वो अब स्ट्रॉन्ग रूम जाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब सील हो चुका है। जो 55 प्रत्याशी हैं उत्तराखंड से, वो उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब जब 4 जून होगा, जब ईवीएम खुलेगी, जब उनकी किस्मत सामने होगी कि क्या उन्होंने जो अपना प्रचार प्रसार किया है वो क्या उसमें वो जीत पाए हैं, क्या जो सीट है फिर से एक बार जो रिपीट होने वाला है, या फिर दोबारा जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है। लेकिन जिस तरह से अगर मैं वोट प्रतिशत की बात करूं तो 3 बजे तक 45% ही हो पाया है। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है कि किस तरह से 2019 में भी हमने ये आंकड़े देखे कि 60% ही पहुंच पाया। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। अभी भी जो भारत निर्वाचन आयोग है उन्हें कहीं ना कहीं जो लोग हैं पर्वतीय क्षेत्र के, उनके पास जाकर उन्हें जागरूक करने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। 5 बज चुके हैं, यहाँ से अब जो ईवीएम की पेटियां हैं वो स्ट्रॉन्ग रूम जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं, जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग ने कहा था कि शांतिपूर्वक और निष्पक्ष पूरा तरह से चुनाव होगा, मतदान होगा, तो उसी के तहत आज पूरे प्रदेश भर में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की बात की थी, जो शांतिपूर्ण व्यवस्था की बात की थी, वो भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूरा किया है। लेकिन जो वोट प्रतिशत को लेकर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। किस तरह से जो वोट है लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, वोट प्रतिशत हमेशा से गिरता हुआ नजर आ रहा है। 60% पिछले 2019 के चुनाव में था। तुषार, आपको आंकड़ा में दे दूं, तुषार आपको आंकड़ा में दे दूं, जिस तरह से 50% इस बार टच नहीं किया है। 2019 की बात करें तो टिहरी गढ़वाल में 58% वोट पड़ा था, गढ़वाल में 54%, अल्मोड़ा में 51%, नैनीताल में 68% और हरिद्वार में 69% वोट पड़ा था। तो उसके मुकाबले इस बार देखा जाए तो किसी भी सीट पर 50% छू नहीं पाया है, टच नहीं कर पाया है। तो ये बेहद चिंता का विषय है। लगातार कोशिश भी की जा रही थी और तमाम प्रत्याशियों से 5 लाख, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दावा किया था कि 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे, ऐसे में वो दावा तो धारा का धारा रह जाएगा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था कि 75% से अधिक वो वोट लाएंगे और 5 लाख से अधिक वो जीत की हासिल करने की बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से वोट प्रतिशत घटा है, या फिर कहा जा सकता है वो वोट प्रतिशत 2019 में था, वो अब दोबारा से मेंटेन रहेगा। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 45 से 60 जा सकता है, इससे अधिक नहीं जा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 65 जा सकता है। लेकिन फिर भी भारत निर्वाचन आयोग को अत्यधिक कार्य करना था पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों का हमने देखा कि वहाँ का वोट प्रतिशत काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो पहाड़ का इलाका है वहाँ पर अभी भी वोट प्रतिशत गिरा हुआ है। तो ऐसे में जो पहाड़ी इलाका है, जो गांव है, वहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग को जागरूकता अभियान चलाया जाना था कि आपके वोट की कितनी बड़ी कीमत है। और उसके तहत ही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो 5 लाख वोटों का जो अंतर है वो उसका वादा किया गया था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो वोट प्रतिशत में असर आया, तो इससे कहीं ना कहीं जो लक्ष्य रखा गया था उस पर खासा असर पड़ सकता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक जी भी बने हुए हैं। डॉक्टर कुलदीप जी, जिस तरह से आप देख रहे थे 2019 का भी आंकड़ा मैंने आपके सामने यहाँ पर पेश किया, काफ़ी अंतर, हालांकि 3 बजे तक के आंकड़े हैं, कुछ परसेंटेज की अगर बढ़ोतरी भी होगी, लेकिन पिछली बार जिस तरह कई जगह पर 69%, 68% वोट देखने को मिला था, ये बेहद चिंता का विषय है पार्टियों के लिए भी और चुनाव आयोग के लिए भी। देखिए प्रियंका जी, अगर वोट प्रतिशत धीरे धीरे कम होता जा रहा तो इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों का राजनीति से मोह कम होता जा रहा। अब सोचने वाली ये भी बात है कि वह राजनीति से मोह कम क्यों हो रहा, क्योंकि राजनीति के अंदर जो मुद्दे होने चाहिए, जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को रखने चाहिए देश के अंदर, जो जनमानस के मुद्दे हैं, वे मुद्दे तो सारे गायब हो रहे। आप देखो, आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, आप खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो, आप बेरोजगारी की बात करो, आप किसानों की बात करो, क्या आपको ये मुद्दे राजनीति में नजर आ रहे? अभी आप देखो, अगर आज से 2-3 साल पहले की बात करो, किसानों का कितना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या किसानों की बात अब राजनीति में हो रही? अभी चुनाव चल रहे, उससे पहले आप देखो महिला पहलवान, युवाओं का कितना बड़ा, युवाओं के कितने पेपर लीक हो रहे, कितनी बड़ी बेरोजगारी। लेकिन क्या ये नेता बेरोजगारी की बात कर रहे? तो कहीं ना कहीं जो असली मुद्दे हैं वो राजनीति से गायब होते जा रहे,
और जो नकली मुद्दे मैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से बोलता हूं, जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के, मस्जिद के, ये मुद्दे हावी होते जा रहे। तो कहीं ना कहीं अब देश की जनता इन नकली मुद्दों से ऊबगी और कहीं ना कहीं ये मोहर लगाती हुई देश की जनता कि आप राजनीति में असली मुद्दों की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, पर्यावरण की बात करो, बढ़ती जनसंख्या की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, और अगर आप असली मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो हम वोट डालने नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत इस गिरते हुए वोटिंग परसेंटेज से। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी का इशारा है कहीं ना कहीं? नहीं मैडम, वो तो देखो एंटी इनकम्बेंसी है या क्या है, ये तो जो है एक पब्लिक ओपिनियन के बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं तो ये कह रहा कि अगर नेता और खास तौर से सत्ताधारी पार्टी, आप मुझे बता दो, आप अगर बार बार राम के नाम पे, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे आप जो है वोट मांगेंगे, भाई कब तक चलेगा? आप जब भारतीय जनता पार्टी को 2014 में सत्ता सौंपी तो क्या हमने इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी? भाई हमने तो इस वजह से सत्ता सौंपी थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि ऐसा लग रहा था कि इस देश में सत्ता का परिवर्तन नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन हुआ। लेकिन वही ढाक के तीन पात, वे सारे के सारे मुद्दे तो कर दिए साइड लाइन, और फिर लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वे उलझाने लगे। और कहीं मैं आपको ये बताऊं मैडम, इस चुनाव के अंदर जो 2024 का भी चुनाव चल रहा, आज पहले चरण का मतदान है, ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के। जी आती हूँ मैं आपके पास में। तुषार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, जिस तरह से कुलदीप जी कह रहे हैं, यहाँ पर इशारा करने की कोशिश करें, उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो आवाज तो काफी उठाई गई और आवाज उठाने के साथ साथ बार बार उस पर बात भी की गई। लेकिन क्या लगता है आपको, आज जिस तरह से जनता ने वोट किया है और जो स्थानीय मुद्दे वो कौन कौन से हैं जिसे नजरअंदाज किया गया है? कुछ जगहों पर जिस तरह से हमने देखा कि मसूरी में 7 गांवों में बहिष्कार वहां पर मतदाताओं ने साफ तौर पर किया और वोटिंग नहीं की। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर वोट प्रतिशत गिरा है या फिर उसमें मेंटेन है तो इसका कहीं ना कहीं कारण पलायन है पहाड़ों में। और ये मुख्य मुद्दा रहा है हमेशा से कि पलायन रोका जाए, जो युवा हैं उन्हें पहाड़ में रोका जाए और वहाँ पर उन्हें रोजगार दिया जाए। तो पलायन इसका मुख्य मुद्दा हो सकता है वोट प्रतिशत का, और हमेशा से जो विपक्ष है ये उठाता है, और साथ साथ जो सत्ताधारी सरकार है वो भी ये जानती है कि पलायन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह से जो युवा है पहाड़ों का वो पलायन करता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली और साथ साथ जो NCR क्षेत्र है वहाँ पर जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था और इसको सत्ताधारी सरकार भी जानती है और विपक्ष भी जानती है, और इसे जो राजनीतिक मुद्दा है इस लोकसभा में भी उठाया गया। पौड़ी, टिहरी और जो अल्मोड़ा क्षेत्र है वहाँ से जो युवा हैं अत्यधिक मात्रा में मैदानी क्षेत्र में आ रहे हैं, NCR क्षेत्र में आ रहे हैं, और पलायन जो मुद्दा है, क्योंकि वोट प्रतिशत उतना ही मेंटेन हुआ है, आबादी जरूर बढ़ी है, 83 लाख पूरी आबादी है, जो वोटर्स हैं 83 लाख हैं उत्तराखंड के, और ऐसे में फिर भी जो वोट प्रतिशत है इतना गिरा हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं बेरोजगारी बहुत अहम मुद्दा था। तो ऐसे में जो युवा था वो ऊपर रहने को तैयार नहीं था, जो पहाड़ों में रहने को तैयार नहीं था, तो ऐसे में जब वो नीचे आया तो वहीं पर बस गया। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानता हूं कि उत्तराखंड का यही है कि पलायन यहाँ पर हो रहा है अत्यधिक मामले में। तो ऐसे में जो नई सरकार आएगी ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो पलायन है उसके लिए जो नए जो स्टेप्स हैं वो लिए जाए। जी बिल्कुल। तो कुलदीप जी, यहाँ पर साफ जिस तरह से आप इशारा करते हुए नजर आ रहे थे, बेरोजगारी जो है वो चाहे पहाड़ों की बात करें या मैदानी क्षेत्रों की बात करें, ये एक ऐसा मुद्दा है जो अलग अलग नजरिए से क्षेत्र में जनता को परेशान कर रहा है, और कहीं ना कहीं फिर हर चीज पर इसका असर नजर आएगा, चाहे वो वोट का प्रतिशत हो और चाहे वोट टर्नआउट में प्रतिशत की बात करें या पार्टियों की बात करें। क्या लगता है आपको? बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं आपको बताऊं, और मैं क्या बताऊं, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट को जो है इस चैनल के माध्यम से रखना चाह रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, और इसमें कोई शक नहीं, हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है। लेकिन मैं आज पूछना चाह रहा कि इन युवाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में क्या किया? आपने तो वादा किया था, खास तौर से आपने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 2 करोड़ युवाओं को हम प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। यानी कि 10 साल हो लिए, 2 को आप गुना करो 10 से 20 करोड़ रोजगार। लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं, आपको भी पता, हमें भी पता कि कितने रोजगार मिले। आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से युवा को ठगा, और मैडम मुझे तो बड़ा दर्द होता है क्योंकि मैं शिक्षा समाज से जो है जुड़ा हूं। एक माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता है, भारी भरकम फीस देता है, और फिर उस बच्चे को जॉब नहीं मिलती। और अगर
अच्छी खासी धनराशि खर्च करने के बाद अगर उसे जॉब मिल ली तो उसे 10,000 की 5,000 की प्राइवेट जॉब मिल ली, और प्राइवेट जॉब के अंदर उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से जो है उसका शोषण करा जा रहा। और उनकी आवाज उठाने के लिए, युवाओं की आवाज उठाने के लिए आज कोई नहीं। मुझे बताओ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी है जो इन युवाओं की जो है आवाज उठा रही हो। कभी कभी यदा कदा भाई पेपर लीक हो गया। अरे बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा, डाटा बता रहे कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी आजाद हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। और ये बेरोजगारी आने वाले टाइम में, आप मुझे बताओ, अगर युवा बेरोजगार होगा तो फिर वो क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं इन नेताओं की आने वाले टाइम में खटिया खड़ी करेगा। और मैं सत्ताधारी नहीं, मैं विपक्षियों को भी ये बात कह रहा, आप भी सचेत हो जाओ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं युवाओं के मुद्दों को बढ़ चढ़कर उठाना पड़ेगा। नकली मुद्दों को आपको साइडलाइन करना पड़ेगा, आपको असली मुद्दे पर आना पड़ेगा। और मैं तो खास तौर से, चूंकि मुजफ्फरनगर से आता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि इस बार के चुनाव में ऐसा करके दिखाएंगे। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हॉट सीट बन रही। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय संजीव बालियान जी लड़ रहे और सपा से आदरणीय हरिंदर मलिक जी चुनाव लड़ रहे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और उसमें युवाओं का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है डॉक्टर कुलदीप जी, आप बिल्कुल यहाँ पर ठीक करें, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है ही है। सत्ता पक्ष पर तो सवाल उठाए ही जाते ही हैं, लेकिन विपक्ष भी जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आप खुद जिक्र कर रहे थे, आंदोलन कहीं नजर नहीं आ रहा है इन तमाम चीजों को लेकर, तो एकता की भी कमी नजर आई है। जिस तरह के मुद्दों को उठाना चाहिए वो भी। और दूसरी बात, अगर हम विपक्ष की भी बात करें तो 30 लाख रोजगार की जो बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में 30 लाख रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं? और अगर ये परेशानी है तो इसका हल कहां से निकलेगा? नहीं मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष को एकजुट होकर इन मुद्दों के लिए लामबंद होना चाहिए था, उस तरीके से विपक्षी एकता भी नजर नहीं आती। और मैं तो विपक्ष को विपक्ष मान ही नहीं रहा। आप एक बात करो, एक बात देखो, आप अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बाद आज भी जो है विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन कांग्रेस तो आज अपने अस्तित्व को बचाने में लग रही। कांग्रेस ने 76 साल में इस देश में लगभग 54 साल तक शासन किया। और आज कांग्रेस की हालत यह होगी कि कांग्रेस अपना विपक्ष का दर्जा भी सुरक्षित नहीं रख पाई। मैं आपको बताऊं, अगर आपको विपक्षी पार्टी के रूप में जो है संसद के अंदर रहना, तो आपको 10% जो है उसमें जो है संसद चाहिए। फिलहाल वर्तमान में कांग्रेस के पास मात्र 52 सांसद है, यानी कि 54 चाहिए, 52 है। तो विपक्ष अपना कहीं ना कहीं अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा। तो जब विपक्ष अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा, तो कहीं ना कहीं वे जनता से दूर होते जा रहे, जबकि उनको जनता के नजदीक जाना चाहिए, उनको जनता में जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब लग रहा, आप देखो, अगर मैं कांग्रेस की बात कर रहा, आप राहुल गांधी जी की बात करो, आज से 10 साल पहले राहुल गांधी जी को देखो, फिर 5 साल पहले राहुल गांधी जी को देखो, और अभी वर्तमान के राहुल गांधी जी को देखो। फिलहाल वर्तमान में राहुल गांधी जी जनता के बीच में जा रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं देश में और खास तौर से युवाओं में एक पॉजिटिव असर मुझे तो देखने को मिल रहा। ठीक है, आती हूं मैं आपके पास में, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। अपील करता हूं कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा, आपने जलपान किया है आपके सामने ही। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग, कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है, और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है, उसको और मजबूती देनी है। सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा। और हमारा जो मतदान है, वो मतदान इस देश की मजबूती और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा।
और आज का दिन मतदान का दिन है। आज मतदान के दिन की शुरुआत हमने भगवान कंजोला देवता से शुरू की है और इसके बाद जाके मैं अपने गांव में जाके वहां मतदान करूंगा। और जिस तरह से हम सबसे आग्रह भी करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो आप सब लोगों के साथ फिर वहीं जलपान करेंगे और आप लोगों से एक एक करके सबसे बात भी करेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से पूरे गढ़वाल लोकसभा, उत्तराखंड में जितनी हमारी 5 लोकसभा है और पूरे देश की 102 लोकसभाओं में सभी लोगों से, युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से सबसे आग्रह है कि भारी संख्या में निकले, मतदान कीजिए। और मतदान का उपयोग हम जब से मतदाता बने हैं तब से लगातार मतदान करते आ रहे हैं और आज भी परिवार सहित मैं यहाँ पर मतदान करने आया हूँ। सब मतदाताओं से ये कहना चाहूँगा कि आप मतदान अवश्य करें। देखिए, लोकतंत्र में इससे बड़ा महायज्ञ कोई नहीं हो सकता है जिसमें करोड़ों मतदाताओं को आहुति डालने का एक अवसर मिलता है देश के भविष्य के लिए। और देश के भविष्य का निर्धारण हम मतदान करके कर सकते हैं। तो मैं सबसे अपील तो यही करूंगा कि सब लोग मतदान करें। शाम तक 6 बजे तक मतदान है। 6 बजे से पहले जितने भी मतदान स्थल हैं उनके अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो फिर वो मतदान आखिर तक कर सकते हैं। अरे गांव में तो जाने देखना थे, वोट भी डाल दी और सबसे मुलाकात भी अपने से, कहीं तो छुट्टी लेकर आ रहे, पुलिस में है, बाहर से आ रहे हैं छुट्टी लेकर, सब भाई मिलेंगे 5 मिनट आपके बहाने से उनसे बात करने का, मिलने का मौका मिल गया। उन्होंने तो पत्थर भी चलवाए, हमने कुछ कहा, किसी ने कोई अभद्रता की। वो हमारे मेहमान है जो भी हमारे गाँव में आता है और रोज ना हार का है, हार का डर दिखाई दे रहा है। हारने वाला किसानी बिल्ली खंबाई नोचेगी। वो तो जब से पिछले 2 महीने से लगा रहे हैं, उनके आरोप पर क्या कहूं, गंदे घटिया मन गलत आरोप लगाते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। मैं चुनाव उत्तर प्रदेश की पहले चरण में लोकसभा के चुनाव की 8 सीटों पर मतदान होना और लगातार लोग अपने घरों से निकलकर मतदान की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर और हमने जो 10 साल में हमारी सरकार ने काम किए हैं उस काम का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का उत्तर प्रदेश की महान जनता उसे पूरा करेगी। हम पहले चरण की भी सभी सीटें जीतेंगे और उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटें जीतने का काम करेंगे। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है, सबसे बड़े गवाह है। और जितना भी दबाव बीजेपी का, उनके नेताओं का, पुलिस का, पैसों का, प्रशासन का, उन्हें सब बात कर रहे हैं मोदी जी की गारंटी के बारे में। मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी पे हर व्यक्ति को विश्वास है, उनके काम पर विश्वास है, उनके कहने पर विश्वास है। और उनको देखा है उन्होंने कि 10 साल उन्होंने देश की जनता के लिए इतनी सेवा की है जो देश की जनता ने इससे पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा ही नहीं था और अब देखा है। अब देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से मुख्यमंत्री भी अपील करते हुए नजर आए हैं और 6 बजे तक का समय वोटिंग का था, कुछ ही समय बचा हुआ है, लेकिन मतदान के प्रतिशत अलग अलग जगहों से निकलकर जिस तरह से सामने आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक जी लगातार बने हुए हैं, इसके अलावा तुषार गुप्ता भी हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। तुषार, जिस तरह से डॉक्टर मलिक यहाँ पर जानकारी देते थे, बेरोजगारी पलायन की बात आपने भी की है, बेहद अहम मुद्दा है और लगभग हर क्षेत्र में ये मुद्दा जो है युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। हालांकि जिस तरह से राजनीति में बात होनी चाहिए, जिस तरह से संकल्प पत्र में जिक्र होना चाहिए, वो जिक्र नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसके साथ साथ एक बात ये भी है कि वोट प्रतिशत अगर गिरता है तो उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो लौटकर मैं आती हूँ, हमारे साथ डॉक्टर मलिक जी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर मलिक, जिस तरह से मैं तुषार से जानकारी यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे थे, बेरोजगारी बेहद अहम मुद्दा है, अहम मुद्दे कई भी हैं। हालांकि राजनीति में अगर इन मुद्दों का जिक्र नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार सभी पार्टियां हैं। लेकिन अगर वोट प्रतिशत कम होता है, जिस तरह से हमने देखा कि 45 से 50 भी टच नहीं किया है, ऐसे में अगर 50% वोटिंग नहीं होती, 40% वोटिंग नहीं होती है, तो खामियाजा आने वाले समय में हमें ही भुगतना है। जी बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। और मैं बताऊं कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। मैं भी एक आंकड़ा देख रहा था, इस 18वीं लोकसभा के दौरान पूरे हिंदुस्तान से
96.8 करोड़ लोग यानी कि लगभग 100 करोड़ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर मैं अमेरिका की जनसंख्या की बात करूं तो अमेरिका की जनसंख्या लगभग जो है 34 करोड़ है, यानी कि अमेरिका की जनसंख्या से 3 गुना लोग हिंदुस्तान में जो है मतदान करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर मतदान का प्रतिशत इतना कम रहेगा तो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी सोचनीय है। ये सोचनीय चुनाव आयोग के लिए भी, ये सोचनीय जो है सरकार के लिए भी, और ये सोचनीय जो इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग है उनके लिए भी बहुत सोचनीय है, और राजनीतिक दलों के लिए भी सोचनीय है। और मैं तो फिर बार बार इस बात को कह रहा कि आपको कहीं ना कहीं अगर इस मतदान के परसेंटेज को बढ़ाना है तो हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं राजनीति में जो आम जनमानस है उसकी बात करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल आम जनमानस की बात तो हो नहीं रही। आप देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जगह जगह जा रहे, आज भी भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने, पाकिस्तान के ऊपर बोले, ये बोला कि भाई पाकिस्तान को हमने जो है अट्टे पे भी जो है मजबूर कर दिया। अरे भाई यहां पाकिस्तान की बात नहीं चाहिए, यहां पे धर्म की बात नहीं चाहिए, यहां पे बात चाहिए युवाओं के बेरोजगारी के ऊपर, यहां पे बात चाहिए किसानों की आमदनी के ऊपर, यहां पे बात चाहिए गंगा की निर्मल एवं पवित्रता के ऊपर, यहां पे बात चाहिए कि किस तरीके से इस देश को जो है आप विकसित बनाना चाह रहे हैं। 2047 तक आपने एक रट लगा रखी कि 2047 तक हमारा संकल्प है, इसे हम विकसित बना देंगे, विकसित बना देंगे, विकसित बना देंगे। मैडम आप ये देखो, क्या देश की जनता को ये बात समझ नहीं आती क्या? जिस देश में लगभग आप 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज बांट रहे, उनको तेल बांट रहे, नमक बांट रहे, यानी कि इतनी एक तरफ इतनी बड़ी भुखमरी और दूसरी तरफ आप कह रहे कि इस देश को हम विकसित बना देंगे। क्यों भाई, मोदी जी के सामने ऐसी कौन सी छड़ी है? तो कहीं ना कहीं ये बात अब जनता अच्छे से समझ रही, और मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से खास तौर से लोगों का मोहभंग होता जा रहा, और ये मोहभंग ही कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा, मेरा ऐसा मानना है। जी डॉक्टर मलिक, जिस तरह से 4 वर्गों का आप जिक्र कर रहे थे, तो 4 वर्गों के साथ ही साथ क्योंकि महिलाओं के मुद्दे पे यहाँ पर बात नहीं हुई है, तो मैं महिलाओं के मुद्दे की तरफ भी आपका ध्यान जरूर खींचना चाहूंगी। 1625 उम्मीदवारों में 1491 पुरुष, 134 महिलाएं, और उसके बाद महिलाओं की जब बात करें तो कहीं ना कहीं मत प्रतिशत को लेकर आधी आबादी जरूर कहा जाता है, लेकिन कहाँ है आधी आबादी? जी देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, इस देश में हर पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से देश की महिलाओं को ठगा जा रहा, जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार भी करा जा रहा, मैं तो आप अभी पूर्व में जाओ, बहुत आप देखो इस देश के अंदर जो है महिला जो हमारी पहलवान थी, उन्होंने जो है आंदोलन करा ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन कुलदीप जी आप भी 4 वर्गों का ही जिक्र कर रहे थे। नहीं तो मैं, हाँ, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर से आपसे माफी मांग रहा। भाई एक बात बताओ, महिला तो सर्वोपरि होनी चाहिए, और महिला की आप बात तो करते, आप देखो ये जो है 33% इन्होंने आरक्षण की बात करी, वो आरक्षण भी ये जो है आगे लेके चले गए। अब एक बात बताओ, आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी नहीं बनेगी, इसका मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो इसका मतलब वो आरक्षण भी गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खास तौर से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग को बेवकूफ बनाने का काम कर रही। अब तो 5 वर्ग हो गए, इन्होंने किसानों को भी बेवकूफ बनाया, इन्होंने युवाओं को भी बेवकूफ बनाया, इन्होंने कर्मचारियों को भी बेवकूफ बनाया। कर्मचारी, फिर मैं बात कर रहा सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को, और इन्होंने जो है व्यापारियों को भी बेवकूफ बनाया। ऊपर के वर्ग के व्यापारियों को छोड़ दिया जो इनके दोस्त है, और अभी आपने बताया इन्होंने जो है महिला को भी जो है बेवकूफ बनाने का काम करा। तो ये सारे के सारे 5 वर्ग कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी अलग अलग तरीके से दिखा रहे। उनमें से एक नाराजगी ये भी है कि जो लोग हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर हुआ करता था, इन 5 कैटेगरी में कहीं ना कहीं वो अब विपक्ष वालों को तो वोट नहीं देना चाहता, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज है, वो इन्हें भी वोट नहीं देना चाहता। तो उसने डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो अपना घर बैठेंगे आराम से, ये जैसे नाच कूद कर रहे हैं, इन्हें नाच कूद करने दो। और यही कारण है कि आज वोटिंग का परसेंटेज हमें कम देखने को मिला, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। ये देश के लिए दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए दुर्भाग्य है, जिस पर चिंतन करने की
143 करोड़ लोगों को सख्त आवश्यक। जी बिल्कुल कुलदीप जी, तो किसको ज्यादा वोट मिलेगा इसके नतीजे तो 4 जून को खुल जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर वोट प्रतिशत जिस तरह से गिर रहा है उसके बाद ये सोचना जरूरी है कि आखिर जनता के मुद्दों को राजनीति में क्यों नहीं उठाया जा रहा, और अगर नहीं उठाया जा रहा तो आने वाले समय में इसके परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं। कुलदीप जी जुड़ने के लिए और अपना समय इंडिया वॉइस को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से कुलदीप जी के साथ में हम चर्चा कर रहे थे, सार्थक चर्चा मुझे लगता है इन विषयों पर हमेशा ही होनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ अब कुछ ही समय बचा है, इंडिया वॉइस के माध्यम से ताज़ा हाल भी आप तक पहुंचाएंगे। 102 सीटों पर 21 राज्यों की जो ताज़ा हाल 6 बजे तक पहुंचेगा वो आप तक लगातार हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।